नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सुबह 9 बजे की खबरों के साथ। मैं हूं प्रीति। एक नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। बजट सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक आज। सरकार और लोकसभा स्पीकर ने अलग अलग बुलाई बैठकें। संसद में कल पेश होगा आर्थिक सर्वेक्षण। उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव नहीं करेंगे चुनाव प्रचार। कांग्रेस के साथ समझौते पर जताई नाराजगी। साझा रोड शो में राहुल और अखिलेश ने दिखाई ताकत। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ दर्ज हो एफआईआर। चुनाव आयोग का आदेश। गोवा में मतदाताओं को दी थी रिश्वत लेने की सलाह। चुनावी राज्यों में नकद निकासी सीमा पर चुनाव आयोग की आरबीआई को दोबारा चिट्ठी। कहा आदेश का हो पालन। उम्मीदवारों को मिले 1 हफ्ते में 2 लाख रुपए निकालने की छूट। और नागपुर टी20 मैच में भारत ने दी इंग्लैंड को 5 रनों से शिकस्त। राफेल नडाल को हराकर रॉजर फेडरर बने ऑस्ट्रेलियन ओपन चैंपियन। रिकॉर्ड 18वें ग्रैंड स्लैम पर खिताब का कब्जा। संसद के बजट सत्र से पहले लोकसभा अध्यक्ष और संसदीय कार्य मंत्री ने आज अलग अलग सर्वदलीय बैठकें बुलाई हैं ताकि दोनों सदनों के सुचारू संचालन के लिए विपक्ष का सहयोग हासिल किया जा सके। टीएमसी सरकार की ओर से बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में हिस्सा नहीं लेगी क्योंकि ममता बनर्जी ने आज दोपहर 12 बजे सभी पार्टी सांसदों की बैठक बुलाई है। संसद का बजट सत्र इस महीने की 31 तारीख को दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के अभिभाषण के साथ शुरू होगा। इसी दिन आर्थिक सर्वेक्षण भी पेश होगा। आम बजट 1 फरवरी को पेश किया जाएगा। बजट सत्र का पहला हिस्सा 9 फरवरी तक होगा, जबकि सत्र का दूसरा हिस्सा 9 मार्च से शुरू होगा और 12 अप्रैल तक चलेगा। कांग्रेस बजट सत्र की रणनीति को लेकर कल सुबह 9:30 बजे बैठक करेगी। वहीं सरकार का कहना है कि वो सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है। हम संपर्क के माध्यम से, संवाद के माध्यम से, समन्वय के माध्यम से हम चाहेंगे कि संसद का जो बजट सत्र है वो सुचारू रूप से चले। तमाम महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। सरकार की बजट तो है ही, उसके अलावा कई महत्वपूर्ण बिल हैं। उसके अतिरिक्त विपक्ष जिन मुद्दों पे चर्चा करना चाहता है, जिन भी मुद्दों पे, हम उस पे तैयार हैं। ये जो बजट है इसके बारे में और स्ट्रेटेजी के बारे में हम 31 तारीख सुबह 9:30 बजे मिल रहे हैं। वो मिलकर तय करेंगे किन किन चीजों को, किन किन मुद्दों को उठाना चाहिए। और अब बात 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव से जुड़ी खबरों की। मुलायम सिंह यादव कांग्रेस समाजवादी पार्टी गठबंधन के लिए प्रचार नहीं करेंगे। कांग्रेस से हाथ मिलाने पर नाराजगी जताते हुए मुलायम सिंह यादव ने कहा कि इस गठबंधन की जरूरत नहीं थी। समाजवादी पार्टी संरक्षक मुलायम सिंह यादव ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी गठबंधन का विरोध किया है। उन्होंने गठबंधन के पक्ष में प्रचार करने से इनकार करते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी अकेले ही चुनाव जीत सकती थी। हमारी समाजवादी पार्टी सक्षम है अकेले चुनाव लड़ने के लिए। जो कार्यकर्ता और हमारे नेता हैं, जो करीब 1 से 5 से लेकर 110, ये इन विचारों का सारा राजनीतिक जीवन बर्बाद कर दिया। इसलिए हम इस समझौते के खिलाफ हूं और इस समझौते में हम कहीं प्रचार करने नहीं जाऊंगा। समाजवादी पार्टी प्रवक्ता जूही सिंह ने कहा है कि पार्टी के सभी नेता और कार्यकर्ता मुलायम सिंह की भावनाओं का सम्मान करते हैं और हम उनसे गठबंधन के लिए प्रचार करने का अनुरोध जारी रखेंगे। हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम कैंपेन में भाग लेने के लिए नेताजी से हमेशा गुजारिश करते रहें, हमेशा उनको बुलाते रहें। उनका आशीर्वाद मैंने शुरू से कहा है कि हमारे साथ है। सक्रियता से मिले बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन अगर वो आशीर्वाद सक्रिय नहीं भी देते तो भी हम मानेंगे कि वो हमारे साथ हैं और हमारे साथ ही रहेंगे। बीजेपी ने इसे समाजवादी परिवार का आंतरिक मामला बताते हुए कहा कि प्रदेश की जनता पारिवारिक कलह से तंग आ चुकी है। देखिए, वैसे तो ये पार्टी का उनका पारिवारिक मामला है, आंतरिक मामला है, मुझे इसमें कुछ नहीं कहना है, लेकिन सच्चाई नेताजी के मुंह से निकल गई है और मैं समझता हूं प्रदेश की जनता इस नूरा कुश्ती से आजे जा चुकी है।
मुलायम सिंह यादव शुरू से ही कांग्रेस के साथ गठबंधन करने के खिलाफ थे। चुनाव चिन्ह की लड़ाई में चुनाव आयोग की ओर से अखिलेश के पक्ष में फैसला सुनाए जाने के बाद मुलायम ने 38 उम्मीदवारों की सूची अखिलेश को सौंपी थी और अलग से उम्मीदवार नहीं उतारने का फैसला किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। उत्तर प्रदेश में गठजोड़ के बाद पहली बार रविवार को मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी मीडिया से मुखातिब हुए। उन्होंने कहा कि इस गठबंधन से राज्य की जनता काफी खुश है। लखनऊ में साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के निशाने पर केंद्र की बीजेपी सरकार रही। राहुल गांधी ने कहा कि गठबंधन से प्रदेश की जनता को फायदा होगा। उन्होंने कहा कि अखिलेश की नीयत यूपी को बदलने की थी, इसलिए हम साथ हुए। यूपी में भाईचारा फैलेगा, प्रगति होगी और ये प्रदेश तेजी से आगे जाएगा। मुझे पर्सनली बहुत खुशी है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच में एक गठबंधन हो रहा है। मैंने पहले भी कहा था कि अखिलेश और मेरी पर्सनल रिलेशनशिप है, पॉलिटिकल रिलेशनशिप तो है मगर पर्सनल रिलेशनशिप भी है, और मैं खुशी से आज कह रहा हूं कि हमारी पर्सनल रिलेशनशिप और पॉलिटिकल रिलेशनशिप गहरी हो रही है। इस मौके पर अखिलेश यादव ने कहा कि दोनों पार्टियों का गठबंधन लोगों में भरोसा पैदा करेगा। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा, जिन्होंने लोगों को लाइन में खड़ा कर दिया उन्हें जवाब मिलेगा। उन्होंने कहा कि बीजेपी का घोषणा पत्र दिल से नहीं बल्कि दिमाग से बनाया गया था। उन्होंने मन में तो सरकार बना ली है, कम से कम उन लोगों को जवाब देने का मौका मिलेगा जिन्होंने लोगों को लाइन में खड़ा कर दिया। लोग फिर एक बार लाइन में खड़े होंगे और जिन्होंने नोटबंदी का नारा देकर के लोगों को तकलीफ और परेशानी दी, उस परेशानी और तकलीफ के खिलाफ वोट डालने का काम करें। राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने रोड शो भी किया। इस रोड शो को विकास से विजय की ओर नाम दिया गया। रोड शो के लिए खास तरह के रथ को तैयार किया गया है। रोड शो के लिए खास तौर पर गठबंधन का नया प्रचार गीत यूपी को ये साथ पसंद है भी तैयार किया गया। कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। लखनऊ में रोड शो के दौरान राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने जनसभा को भी संबोधित किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी बदले की बात करती है और हम बदलाव की बात करते हैं। राहुल ने बीजेपी की विचारधारा को एक दूसरे से लड़ाने वाला करार दिया और कहा कि उत्तर प्रदेश में हर जाति और धर्म एक साथ खड़ा रहेगा। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने इस चुनाव को राजनीति की दिशा बदलने वाला चुनाव बताया। उन्होंने कहा कि दो नौजवान नेता एक मंच पर आए हैं तो देश की राजनीति में बदलाव आना तय है। अखिलेश यादव जी अपनी मन की बात नहीं करते हैं, आपकी मन की बात सुनते हैं। कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी एक साथ मिलकर लड़ेंगे, एक साथ मिलकर जीतेंगे। अब उत्तर प्रदेश को हम बदल के दिखाएंगे। साइकिल का साथ और साइकिल पे हाथ अगर है तो हम लोग कितना तेजी से आगे जाएंगे। 300 जो दिखाई दे रहा है यहाँ वो देश में भी दिखेगा। वहीं बीएसपी और बीजेपी ने कांग्रेस समाजवादी पार्टी गठबंधन को अवसरवादी गठबंधन बताया है। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने कहा कि यह गठबंधन स्वार्थ की राजनीति का नतीजा है और परोक्ष रूप से गरीब विरोधी बीजेपी को फायदा पहुंचाने की साजिश है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि अगर अखिलेश यादव 300 सीटें जीतने के बारे में इतने आश्वस्त थे तो फिर उन्होंने कांग्रेस का दामन क्यों थामा। अखिलेश यादव जी पहले बहुत यह कहते थे कि उन्होंने विकास किया है। विकास किया तो उनको बैसाखी की जरूरत क्यों पड़ी। कांग्रेस ने कहा था 27 साल यूपी बेहाल और उन्होंने कहा था हम सत्ता में वापसी करेंगे। और अगर उनको लगता है कि 27 साल यूपी बेहाल का हिस्सा समाजवादी पार्टी रही है उनकी नजर में, तो समाजवादी पार्टी से उन्होंने गठबंधन क्यों किया। कृति मिश्रा हमारे साथ मौजूद है, हमारी संवाददाता लखनऊ से हमारे साथ जुड़ी है, उनका हम रुख करेंगे। कृति, हमने देखा किस तरह से कल जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, साथ दिखाने की कोशिश की गई, जनसभा हुआ, रोड शो हुई, राहुल गांधी अखिलेश यादव साथ आए और कहा कि यूपी को साथ पसंद है। लेकिन मुलायम को जाहिर तौर पर यह साथ पसंद नहीं है। माना जाए अखिलेश यादव के लिए मुश्किलें उनके पिता एक के बाद एक बढ़ाते जा रहे हैं।
लेकिन लेकिन मुलायम का कांग्रेस के साथ पहले भी कई मुद्दों पर मतभेद रह चुका है। एक चिंता का विषय जो राजनीतिक जानकार है वो मानते हैं कि ये भी हो सकता है कि कांग्रेस और एसपी के बीच अगर कोई कॉम्प्रोमाइज फॉर्मूला होता है तो गायत्री प्रजापति की कहीं अमेठी से टिकट न कट जाए, क्योंकि प्रजापति को मुलायम सिंह का संरक्षण प्राप्त है। अब देखिए प्रीति, दो बातें देखने वाली होंगी कि क्या मुख्यमंत्री मुलायम सिंह के पास जाकर उन्हें मनाने की कोशिश करते हैं, और दूसरी बात, मुलायम सिंह अगर चुनाव प्रचार नहीं करते हैं तो गठबंधन पर क्या असर पड़ेगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश का लगातार दौरा करने के बाद ये बात अब स्पष्ट कही जा सकती है प्रीति कि जो यादव बहुमूल्य क्षेत्र हैं उनमें कहीं न कहीं मुलायम सिंह यादव का दबदबा अभी भी बरकरार है। तो देखते हैं आगे किस तरह से ये बात आ सकती है। जी प्रीति। बिल्कुल, ये तो साफ है कि आगे एक बार और हमें मान मनोबल का दौर देखने को मिलेगा, और देखते हैं कि इस बार भी मुलायम सिंह यादव मानते हैं या नहीं, देखना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया कृति इस जानकारी को फिलहाल हम तक पहुंचाने के लिए। और वहीं उत्तर प्रदेश में कैबिनेट मंत्री रहे नारद राय ने बहुजन समाज पार्टी का दामन थाम लिया है। नारद राय को मुलायम और शिवपाल खेमे का करीबी माना जाता है। बीएसपी के टिकट पर वो बलिया सदर सीट से चुनाव लड़ेंगे। नारद राय अखिलेश सरकार में खादी, ग्रामोद्योग, खेलकूद, विज्ञान और तकनीकी विभाग के कैबिनेट मंत्री रहे हैं। पिछले दिन पार्टी में विवाद के बाद उन्हें मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर दिया गया था। उन्होंने समाजवादी पार्टी पर नीतियों से भटकने का आरोप लगाते हुए अखिलेश यादव की भी आलोचना की। सारा अपमान हमने इसलिए बर्दाश्त किया कि हम सिद्धांतों वसूलों पर काम करने के लिए राजनीति शुरू करी थी, और जिसका माननीय नेताजी ने संरक्षण देने का काम किया। जब नेताजी का ही अपमान होने लगा तो हमने फैसला कर लिया कि अब आगे का रास्ता श्री अखिलेश यादव जी के साथ राजनीति में करना बहुत मुश्किल है। पंजाब में रविवार को एक बार फिर प्रधानमंत्री के निशाने पर कांग्रेस रही। उन्होंने विपक्षी दलों पर राज्य को बदनाम करने का आरोप लगाया। साथ ही उन्होंने भाषा में मर्यादा रखने की भी बात कही है। पंजाब के कोटकपुरा में रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, चुनाव प्रचार के दौरान भाषा की मर्यादा का ख्याल रखा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल के बारे में जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है वो शर्मनाक है। उन्होंने कहा कि जो काम 70 साल में नहीं हुआ वो हम 7 साल में पूरा करने का इरादा रखते हैं। कितना नुकसान पंजाब का इस भाषा ने किया है। अरे राजनीति अपनी जगह पे है, पंजाब के नौजवानों का भविष्य तो बर्बाद करना मत करो, वो पाप तो मत करो, लेकिन ये पाप इन लोगों ने किया है। इस मौके पर उनके निशाने पर आम आदमी पार्टी भी रही। उन्होंने तंज करते हुए कहा कि जो अन्ना हजारे का नहीं हुआ उससे उम्मीद करना बेमानी है। हमारी दुनिया खड़ी हो जाए, ये सपने लेकर के जो लोग चल रहे हैं उनको जिस रास्ते से आए हैं उसी रास्ते से वापस दिल्ली भेज दो, और उनको कहो कि वहां की पहले जिम्मेवारी पूरी करो, जनता को जो वादे किए थे वो पूरा करो। रैली में मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल, उप मुख्यमंत्री सुखबीर बादल, केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल और पंजाब बीजेपी अध्यक्ष विजय सांपला भी मौजूद रहे। पंजाब में प्रधानमंत्री की ये दूसरी रैली है। इससे पहले प्रधानमंत्री ने जालंधर में एक चुनावी रैली को संबोधित किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। बीजेपी ने रविवार को गोवा के लिए घोषणा पत्र जारी कर दिया। घोषणा पत्र में प्रदेश में रोजगार और पर्यटन को बढ़ावा देने के वादे किए गए हैं। हालांकि इसमें कैसीनो कल्चर को खत्म करने का जिक्र नहीं है। गोवा विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी के मैनिफेस्टो में कई वादों का ऐलान किया गया। घोषणा पत्र जारी करने के मौके पर गोवा के मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, केंद्रीय मंत्री श्रीपद नायक और प्रदेश अध्यक्ष विनय तेंदुलकर मौजूद थे। मुख्यमंत्री पार्सेकर ने दावा किया कि घोषणा पत्र में हर वर्ग के लोगों के हितों का ध्यान रखा गया है। फुडली 5 वर्सां आम्ही एम्प्लॉयमेंट जनरेशनाक ओपल्यात, जास्तीत जास्त एम्प्लॉयमेंट करप आणि राज्य रोजगार युक्त आणि बेरोजगारी मुक्त असे राज्य करपाचो संकल्प आम्ही घेतला। घोषणा पत्र में कैसीनो कल्चर को खत्म करने और माइनिंग माफिया के खिलाफ कार्रवाई का जिक्र नहीं है। घोषणा पत्र में 5 सालों में हर साल युवा को रोजगार, निवेश को बढ़ावा देने की नीतियां, पर्यटन को उद्योग का दर्जा देने,
सरकारी जमीन को नियमित करने, यातायात को बेहतर बनाने, कृषि आधारित गतिविधियों के लिए कर्ज मुहैया कराने, पर्यटन केंद्रों पर चेंजिंग रूम, टॉयलेट्स का निर्माण और विकास से जुड़ी सभी अधूरी परियोजनाओं को पूरा करने का वादा किया गया है। आम्ही आमच्या फाटल्या काळात किंवा चालू काळात अनऑथराइज्ड स्ट्रक्चर्स ऑन प्रायव्हेट लँड्स लीगलाइज केले। हे फावटी लीगलायझिंग एक्झिस्टिंग हाऊसेस ऑन कॉमनल लँड आणि गव्हर्नमेंट लँड्स ह्यो गोष्टी जातल्यो। गोवा में पिछले 5 साल से सत्ता में बीजेपी काबिज है, लिहाजा पार्टी के सामने अधूरे वादे पूरे करने की चुनौती है। प्रणव गोस्वामी, राज्यसभा टीवी। गोवा में रिश्वत लेकर वोट देने वाले बयान के मामले में आम आदमी पार्टी प्रमुख और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल मुसीबत में पड़ गए हैं। चुनाव आयोग ने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश दे दिए हैं। आयोग ने केजरीवाल के खिलाफ मामले में की गई कानूनी कार्रवाई की जानकारी 31 जनवरी तक मांगी है। केजरीवाल ने 8 जनवरी को गोवा में एक रैली के दौरान कहा था कि मतदाता दूसरी पार्टियों से पैसे लें लेकिन वोट आम आदमी पार्टी को ही दें। इस बीच आम आदमी पार्टी ने इस मामले में सभी कानूनी विकल्प अपनाए जाने की बात कही है। पार्टी ने कहा कि केजरीवाल के बयान को रिश्वत को बढ़ावा देने के तौर पर नहीं लिया जा सकता। वहीं कांग्रेस ने निर्वाचन आयोग के फैसले पर सवाल उठाने के लिए आम आदमी पार्टी की आलोचना की है। 5 चुनावी राज्यों में उम्मीदवारों की साप्ताहिक नकद निकासी की सीमा बढ़ाने को लेकर चुनाव आयोग और आरबीआई आमने सामने हैं। नकद निकासी की सीमा बढ़ाने से आरबीआई के इनकार पर चुनाव आयोग ने कड़ा एतराज जताया है। आयोग ने आरबीआई को 28 जनवरी को दोबारा चिट्ठी लिखकर आदेश का पालन करने को कहा है। आरबीआई ने इससे पहले 27 जनवरी को चुनाव आयोग की मांग खारिज कर दी थी। विधानसभा चुनाव को देखते हुए चुनाव आयोग ने 24 जनवरी को आरबीआई से उम्मीदवारों की कैश निकासी बढ़ाने के लिए चिट्ठी लिखी थी। आयोग ने कहा कि 24,000 रुपए साप्ताहिक निकासी सीमा की वजह से उम्मीदवार चुनाव से पहले अधिकतम 96,000 रुपए ही निकाल पा रहे हैं, जबकि उन्हें 28 लाख तक खर्च करने की अनुमति मिली है। और अब कुछ और अहम खबरें। जीएसटी परिषद के फैसलों के विरोध में देश भर में 70,000 टैक्स अधिकारी और कर्मचारी आज सांकेतिक विरोध करेंगे। ये लोग आज काली पट्टी बांधकर दफ्तरों में काम करेंगे। टैक्स अधिकारियों और कर्मचारियों से जुड़े संगठन वित्त मंत्री अरुण जेटली के नेतृत्व वाली जीएसटी परिषद के कुछ फैसलों का विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि परिषद के फैसले राज्यों के पक्ष में हैं, जो टैक्स वसूली की संघीय कार्य प्रणाली के लिए ठीक नहीं है। जीएसटी परिषद ने 16 जनवरी को बैठक में तटीय सीमा वाले राज्यों को 12 समुद्री मील में होने वाले आर्थिक गतिविधियों पर टैक्स लगाने का अधिकार दिया है। इसके साथ ही 1.5 करोड़ रुपए से कम सालाना कारोबार करने वाले 90% करदाताओं को भी राज्यों के अधिकार क्षेत्र में रखा गया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने नोटबंदी से अर्थव्यवस्था को नुकसान का अनुमान जताया है। पी चिदम्बरम का अनुमान है कि इसके चलते अगले 2 कारोबारी साल में आर्थिक विकास दर 6.5% से ज्यादा नहीं होगी। तेलुगु दैनिक माना तेलंगाना की दूसरी सालगिरह के मौके पर पी चिदम्बरम ने कल कहा कि 80% लघु और मध्यम उद्यम बंद हो चुके हैं और इसका अर्थव्यवस्था पर 1.5 लाख करोड़ रुपए का इससे झटका लगेगा। उन्होंने दावा किया कि रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने नोटबंदी के विचार को सिरे से खारिज कर दिया था। मौसम से जुड़ी खबरों की बात करें तो कश्मीर में अगले 24 घंटे के दौरान भारी हिमस्खलन की चेतावनी दी गई है। प्रशासन ने स्थानीय लोगों को खतरे वाले इलाकों से दूर रहने की सलाह दी है। जिन इलाकों के लिए हिमस्खलन की चेतावनी जारी की गई है उनमें कुपवाड़ा, बांदीपुरा, बारामूला, गांदरबल और कारगिल शामिल हैं। मौसम विभाग ने लेह और कारगिल प्रशासन से एहतियाती कदम उठाने के लिए कहा है। दिल्ली एनसीआर आज सुबह से ही घने कोहरे की चपेट में है, जिसकी वजह से विजिबिलिटी काफी कम हो गई है। धुंध की वजह से वाहन चालकों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा कुछ उड़ानों में देरी हो गई है। रेलवे स्टेशनों पर ट्रेनों की आवाजाही में भी देर हुई है। कोहरे के चलते एक ट्रेन को रद्द करना पड़ा, वहीं 28 ट्रेनें देर से चल रही हैं। 10 ट्रेनों के समय में बदलाव किया गया है। कोहरे से उड़ानों पर खासा असर पड़ा है। शरणार्थियों पर पाबंदी लगाने से जुड़े डोनाल्ड ट्रंप के फैसले की अमेरिका समेत दुनिया भर में निंदा हो रही है। ब्रिटेन की प्रधानमंत्री थेरेसा मे ने इस पर ऐतराज जताते हुए अमेरिकी प्रशासन से बात करने के लिए कहा है। वहीं जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल ने फैसले की कड़ी आलोचना की।
इस बीच व्हाइट हाउस ने पाकिस्तान समेत दूसरे देशों के नागरिकों पर भी पाबंदी लगाने की बात कही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जैसे ही 7 देशों के नागरिकों को वीजा नहीं देने और शरणार्थियों के प्रवेश पर पाबंदी का ऐलान किया, वॉशिंगटन में लाखों लोग सड़कों पर उतर आए। नाराज प्रदर्शनकारियों ने न्यूयॉर्क, फिलाडेल्फिया और पेंसिल्वेनिया समेत कई शहरों में विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने पाबंदी को अमेरिका विरोधी बताया। Banning refugees, banning immigrants, banning religions like Islam or any other religion or giving preference to any religion over another is un-American. ट्रंप के फैसले की देश में ही नहीं बल्कि विदेश में भी निंदा हो रही है। हाल ही में अमेरिका का दौरा करने वाली ब्रिटेन की प्रधानमंत्री टेरेसा मे ने फैसले पर ऐतराज जताते हुए अमेरिका से संपर्क करने की बात कही। वहीं जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल ने कहा कि आतंकवाद को लेकर किसी विशेष समुदाय पर शक करना जायज नहीं है, जबकि अरब लीग, सूडान, सीरिया और यमन ने भी फैसले की आलोचना की। قرار مع الأسف أنه سيؤثر على الملايين لمواطني هذه الدول بما يعني بالنسبة لي أنا زوجتي هي طالبة إحدى الجامعات الأمريكية هذا قرار عنصري تام। इस बीच व्हाइट हाउस ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के फैसले का बचाव करते हुए इसे नीतिगत फैसला बताया। व्हाइट हाउस के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप ने चुनावी अभियान के दौरान शरणार्थियों पर रोक लगाने का वादा किया था, जिसे पूरा किया जा रहा है। व्हाइट हाउस ने कहा कि कई और देशों के नागरिकों पर भी पाबंदी लगाई जा सकती है, जिनमें पाकिस्तान भी शामिल है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। बात खेलों की। जसप्रीत बुमराह की शानदार गेंदबाजी की बदौलत टीम इंडिया ने दूसरा टी20 मैच जीतकर सीरीज में 1-1 से बराबरी कर ली है। नागपुर टी20 के आखिरी ओवर में इंग्लैंड को जीत के लिए 8 रन की दरकार थी। बुमराह ने ओवर की पहली ही गेंद पर खतरनाक दिख रहे जो रूट को पेविलियन भेज दिया। इसके बाद अगली 2 गेंदों पर एक ही रन नहीं बना। वहीं चौथी गेंद बुमराह ने जोस बटलर को क्लीन बोल्ड कर दिया। आखिरी गेंद पर इंग्लैंड को जीत के लिए 6 रन बनाने थे, लेकिन बुमराह ने कोई गलती नहीं करते हुए भारत को जीत दिला दी। उन्होंने 4 ओवर में 20 रन देकर 2 विकेट लिए। बुमराह के अलावा अनुभवी तेज गेंदबाज आशीष नेहरा ने 28 रन देकर 3 विकेट लिए। इससे पहले टॉस हारकर बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम ने केएल राहुल के अर्धशतक की बदौलत 8 विकेट पर 144 रन बनाए। राहुल ने 47 गेंद पर 71 रन की पारी खेली। जसप्रीत बुमराह को शानदार गेंदबाजी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। तीनों मैचों की सीरीज का आखिरी मैच बुधवार को बेंगलुरु में खेला जाएगा। वहीं टेनिस की बात करें तो 35 साल के रॉजर फेडरर ने साल के पहले ग्रैंड स्लैम ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब जीत लिया है। पुरुष सिंगल्स के संघर्षपूर्ण फाइनल मुकाबले में उन्होंने स्पेन के राफेल नडाल को 6-4, 3-6, 6-1, 3-6, 6-3 से मात दी। वो ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने वाले टेनिस इतिहास के दूसरे सबसे उम्र दराज खिलाड़ी बन गए हैं। इसके साथ ही फेडरर 3 ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट को 5 या 5 से ज्यादा बार जीतने वाले पहले टेनिस खिलाड़ी बन गए हैं। फेडरर के करियर का यह 18वां ग्रैंड स्लैम है। वहीं महिला वर्ग में 35 साल की सेरेना विलियम्स ने बड़ी बहन वीनस विलियम्स को हराकर खिताब अपने नाम किया। मिक्स डबल्स फाइनल में सानिया और डोरे की जोड़ी उपविजेता रही। और अब बात खास शख्सियत की। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की आज पुण्यतिथि है। देश आज बापू को उनकी 69वीं पुण्यतिथि पर याद कर रहा है। इस मौके पर उनके समाधि स्थल राजघाट समेत देश भर में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी है। अहिंसा और सत्याग्रह के जरिए देश को आजादी दिलाने वाले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को आज देश याद कर रहा है। बापू के समाधि स्थल राजघाट पर विशेष प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया है। महात्मा गांधी के नाम से मशहूर मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ। उन्होंने यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ लंदन से कानून की पढ़ाई की। 1915 में दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद किसानों और मजदूरों के लिए आवाज उठाना शुरू किया। 1917 में चंपारण सत्याग्रह से स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हो गए। I must ask you to believe me when I say that I have never made a statement of this description, that the masses of India, if it became necessary, would resort to violence. It is complete
independence that we want. 1920 में उन्होंने असहयोग आंदोलन शुरू किया, लेकिन चौरी चौरा की घटना से दुखी होकर उसे वापस ले लिया। 1930 में उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन छेड़ दिया और दांडी से नमक सत्याग्रह की शुरुआत की। 1942 में उन्होंने करो या मरो के नारे के साथ भारत छोड़ो आंदोलन का बिगुल फूंक दिया। आखिरकार अंग्रेजों को भारत छोड़कर जाना पड़ा और 15 अगस्त 1947 को देश स्वतंत्र हो गया। आज ही के दिन 1948 में नाथुराम गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या कर दी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। हिंदी साहित्य के महान कवि और उपन्यासकार जयशंकर प्रसाद की आज जयंती है। 30 जनवरी 1889 को वाराणसी में जन्मे जयशंकर प्रसाद को लिखने की कला में महारत हासिल थी। बहुमुखी प्रतिभा के धनी जयशंकर ने कविता, उपन्यास और नाटक के साथ ही निबंध भी लिखे। चित्राधार, कामायनी, आंसू, लहर, झरना, एक घूंट, विशाख, अजाशत्रु उनकी शानदार रचनाएं हैं। उन्होंने सज्जन, कल्याणी, परिणय, प्रायश्चित, राज्यश्री, विशाख, कामना जैसे बेहतरीन नाटक भी लिखे। दिल्ली के विजय चौक पर बीटिंग द रिट्रीट की शानदार धुनों के साथ गणतंत्र दिवस समारोह का औपचारिक समापन हो गया। सबसे पहले विशेष बग्घी में सवार राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी राष्ट्रपति भवन से विजय चौक पहुंचे। यहां उन्हें तीनों सेनाओं के संयुक्त बैंड ने मार्शल धुनों से सलामी दी। इस मौके पर उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा तीनों सेना के प्रमुख और दूसरे गणमान्य मेहमान मौजूद थे। आखिर में नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक और राष्ट्रपति भवन खास रोशनी से जगमगा उठा। पूरे रायसीना हिल्स में देर शाम को दिन की तरह उजाला फैल गया। यहाँ विजय चौक पर पूरी चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश से सब कुछ निखर गया है। रोशनी में चमकती दमकती ऐतिहासिक इमारतें। और अब आखिर में हेडलाइंस। बजट सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक आज। सरकार और लोकसभा स्पीकर ने अलग अलग बुलाई बैठकें। संसद में कल पेश होगा आर्थिक सर्वेक्षण। उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव नहीं करेंगे चुनाव प्रचार। कांग्रेस के साथ समझौते पर जताई नाराजगी। साझा रोड शो में राहुल और अखिलेश ने दिखाई ताकत। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ दर्ज हुआ एफआईआर। चुनाव आयोग का आदेश। गोवा में मतदाताओं को दी थी रिश्वत लेने की सलाह। चुनाव राज्यों में नकद निकासी सीमा पर चुनाव आयोग की आरबीआई को दोबारा चिट्ठी। कहा आदेश का हो पालन। उम्मीदवारों को मिले 1 हफ्ते में 2 लाख रुपए निकालने की छूट। मोनाको T20 मैच में भारत ने दी इंग्लैंड को 5 रनों से शिकस्त। राफेल नडाल को हराकर रॉजर फेडरर बने ऑस्ट्रेलियन ओपन चैंपियन। रिकॉर्ड 18वें ग्रैंड स्लैम खिताब पर कब्जा। और फिलहाल खबरों में इतना ही। आगे देखिए कलम गवाह है। नमस्कार।